आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम उदारवादी चरण या नरमपंथी विचारधारा को देखते हैं, जिसका कार्यकाल 1885 से 1905 के मध्य है। अगर हम नरमपंथी विचारधारा को देखें कि इनका किसमें विश्वास था, तो ये सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। इनके हम विश्वास को देखें तो ये सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। ये सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही भारतीयों का विकास इनका लक्ष्य था। अंग्रेजी सरकार के मध्य ही या अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही ये अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत भारतीयों के विकास का लक्ष्य रखते थे। या ये मानते थे कि भारतीयों का विकास अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही हो सकता है और ब्रिटिश सत्ता के प्रति ये स्वामी भक्ति दिखाते थे या दर्शाते थे, यानी स्वामी भक्ति दर्शाते थे। ये स्वामी भक्ति दर्शाते थे और अपने ज्ञापन या प्रार्थना पत्र के माध्यम से ये सरकार की प्रशंसा भी करते थे। जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, वो अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार की प्रशंसा करते थे और सरकार का खुले शब्दों में विरोध नहीं करते थे, यानी सरकार का खुले शब्दों में विरोध नहीं करते थे। यानी जो उदारवादी या नरमपंथी विचारधारा के लोग थे जो कांग्रेस में, वो सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, सरकार के अंतर्गत ही अपना विकास को लक्ष्य समझते थे और ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामी भक्ति दर्शाते थे और अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार की प्रशंसा करते थे और सरकार का खुले शब्दों में विरोध नहीं करते थे। अगर हम इनके उदारवादी चरण की कार्यप्रणाली को देखें तो ये याचना पत्र या प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी सरकार के प्रति मांग रखते थे और अगर हम इनकी कार्यप्रणाली को देखें तो ये क्या करते थे, सरकार के प्रति अपनी मांगों को प्रार्थना पत्र या मांग पत्र के माध्यम से सरकार से अपनी मांग रखते थे और याचना पत्र या पत्रिका के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांग रखते थे और वर्ष में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन करते थे। वर्ष में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन करते थे और जिसमें स्मरण पत्र या शिष्टमंडल भेजते थे और सरकार के समक्ष पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी मांग रखते थे, यानी पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी सरकार के समक्ष मांग रखते थे। और समस्या, जो भी इनको समस्या होती थी उसके लिए ये जनमत तैयार करवाते थे, यानी समस्या के लिए ये जनमत करवाते थे और समस्या के लिए ये
जनमत करवाते थे और संवैधानिक तौर तरीके का प्रयोग करते थे और संवैधानिक तौर तरीके का प्रयोग करते थे संवैधानिक तौर तरीके का प्रयोग करते थे और यदि कोई मांग नहीं मानी जाती थी तो कोई जन सक्रिय आंदोलन नहीं करते थे। यानी मांग ना माने जाने पर कोई सक्रिय आंदोलन नहीं करते थे। और जनमत कराने के लिए इनकी विदेश में कुछ संस्थाएं स्थापित की, जैसे 1887 में दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। 1887 में दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय सुधार समिति, विदेशों में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई और 1888 ईस्वी में जॉन डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है और इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया और इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। यानी एक कार्यप्रणाली में क्या करते थे, याचना पत्र या पत्रिका के माध्यम से सरकार को अपनी मांग के लिए सचेत करते थे और प्रार्थना पत्र के माध्यम से या मांग पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के तक पहुंचाते थे। वर्ष में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन करते थे और अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करते थे। अधिवेशन में क्या करते थे, एक प्रस्ताव पास करते थे। अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास करते थे, स्मरण पत्र या शिष्टमंडल भेजते थे सरकार के पास और समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये अपनी मांग रखते थे। समस्या के प्रति जनमत तैयार करवाते थे, वो भी संविधान तौर तरीके का प्रयोग करके, और मांगे नहीं माने जाने पर कोई सक्रिय आंदोलन नहीं करते थे। और जो जनमत तैयार होता था और जनमत कराने के लिए विदेशों में कुछ संस्थाएं स्थापित थी जिनमें जॉन डिग्बी की अध्यक्षता में 1888 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई और इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया और दादा भाई नौरोजी ने 1887 में भारत सुधार समिति की स्थापना की। इसके बाद यदि हम मांगों को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक मांगों। हम राजनीतिक मांगों को देखें तो राजनीतिक मांगों में एक प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना चाहते थे। यानी ये चाहते थे कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए और एक तो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, दूसरा जो विधानसभा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। यानी विधानसभाओं में भी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए और इसके साथ साथ विचार और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की और अंग्रेजों की तरह ही इनको भी शस्त्र धारण करने का अधिकार प्राप्त हो और क्या हो, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की। इन्होंने राजनीतिक मांगों में विचार एवं
विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की, और दूसरा अंग्रेजों की तरह ही शस्त्र धारण करने का अधिकार प्राप्त हो भारतीयों को, यानी अंग्रेजों की तरह ही भारतीयों को शस्त्र धारण करने का अधिकार प्राप्त हो। शस्त्र धारण करने का अधिकार प्राप्त हो। तो इनकी राजनीतिक मांगे थी कि प्रशासन में एक तो भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, दूसरी थी कि विधानसभाओं में भी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, तीसरी थी कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और इसकी मांग थी, और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए, और अंग्रेजों की तरह ही भारतीयों को भी शस्त्र धारण करने का अधिकार प्राप्त हो। इसके बाद अगर हम देखें आर्थिक मांगों को, तो आर्थिक मांगे में कृषि कर में सुधार किया जाए, यानी आर्थिक मांगों में क्या क्या इनकी मांग थी कि जो कृषि कर में सुधार किया जाए, कृषि कर या लगान में सुधार किया जाए, और कृषकों के लिए एक बैंक की व्यवस्था की जाए, यानी किसानों के लिए बैंक की व्यवस्था की जाए। क्योंकि किसान साहूकारों से ऋण लेकर उनके जाल में फंस जाते थे। और तीसरी मांग इन्होंने की कि सैन्य व्यय कम किया जाए, यानी सेना पर खर्च कम किया जाए। तीसरी मांग इन्होंने की कि सेना पर खर्चा कम किया जाए, सेना पर खर्चा कम किया जाए, और धन का निष्कासन कम समाप्त किया जाए। इसके साथ साथ नमक कर समाप्त किया जाए, यानी धन का निष्कासन समाप्त किया जाए और नमक कर समाप्त किया जाए। तो इनकी आर्थिक मांगे थी कि कृषि कर पर यानी लगान में सुधार किया जाए, किसानों के लिए बैंक की व्यवस्था की जाए, और धन का निष्कासन समाप्त किया जाए, और सेना पर खर्चा कम किया जाए, और नमक कर समाप्त किया जाए। इसके बाद हम देखें कि जो इन्होंने मांगे मानी, उनमें इन्हें कुछ उपलब्धि मिली भी या नहीं। अब हम इसके बाद उदारवादी चरण में उपलब्धियों को देखते हैं। अब हम उपलब्धियों को देखते हैं, और उपलब्धियों में 1886 ईस्वी में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यानी 1886 में लोक सेवा आयोग की एक स्थापना की गई, और 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, और 1896 ईस्वी में एक आर्थिक समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया गया, जिसे बेल्वी आयोग कहा गया। 1896 में आर्थिक समीक्षा के गठन हेतु या आर्थिक समीक्षा के हेतु लिए एक आयोग का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, जिसे बेल्वी आयोग कहा गया, जिसे बेल्वी आयोग कहा गया। और भारी जनमत तैयार किया गया। सभी राष्ट्रवादी नेताओं को ने कर नहीं तो यानी प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया, यानी सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने
प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया, कर नहीं का नारा दिया। और कांग्रेस को ये सफलता प्राप्त हुई कि सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एक मंच पर लाने में सफल रही। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया इन्होंने, और समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से ये राष्ट्रवाद को देश में फैलाने में सफल हुए। दादा भाई नौरोजी ने लोगों तक धन के बहिर्गमन का सिद्धांत फैलाने में सफल रहे, जिससे इसे आर्थिक राष्ट्रवादी युग कहा जाता है। यानी इस उदारवादी चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी, इसे आर्थिक राष्ट्रवादी युग कहा जाता है, इसे आर्थिक राष्ट्रवादी युग कहा जाता है। इसके बाद अगर हम कांग्रेस के प्रति लोगों के विचारों को देखें, कांग्रेस के प्रति लोगों के विचारों को अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि कांग्रेस को राजनीतिक भिक्षावृत्ति प्राप्त करने का आरोप लगाया है। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर राजनीतिक भिक्षावृत्ति प्राप्त करने का आरोप लगाया है। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह चिल्लाने से या टर्राने से कुछ नहीं होता है। और लाला लाजपत राय ने कहा है कि 20 वर्षों में कांग्रेस के कार्यों से हमें रोटी के स्थान पर पत्थर मिले, और कहा है कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। और लाला लाजपत राय ने कहा है कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। और रजनी पाम दत्त ने कहा है, रजनी पाम दत्त ने कहा है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने एक शिशु के रूप में की। बिपिन चंद्र पाल ने कहा है कांग्रेस को एक याचना संस्था कहा है। याचना संस्था, कांग्रेस को एक याचना संस्था बिपिन चंद्र पाल ने कहा है। और अश्विनी कुमार ने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया है। वहीं रजनी पाम दत्त ने कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के शिशु के रूप में की। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और लाला लाजपत राय ने कहा है कि 20 वर्षों में हमें कांग्रेस के कार्यों से रोटी के स्थान पर पत्थर मिले। कांग्रेस के अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला बताया है। और कहा है कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अगर हम कांग्रेस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया को देखें, अगर हम कांग्रेस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया को देखें तो प्रारंभ में 1885 से 1887 तक सरकार कांग्रेस के प्रति तटस्थ रही। यानी 1885 से 1887 तक, 1885 से 1887 तक अंग्रेजी सरकार कांग्रेस के प्रति तटस्थ रही। और कांग्रेस के प्रति तटस्थ रही, जैसे कि हमने प्रथम अधिवेशन में देखा जो 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, यानी बंबई में। और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। और इसमें जो भारत सरकार के जो मुख्य सचिव थे हेनरी कॉटन और सिविल सेवक विलियम बेडनबर्न शामिल हुए थे। इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कहलाते हैं, यानी प्रथम अध्यक्ष थे। और जिसमें कौन शामिल हुआ था? भारत सरकार के मुख्य सचिव हेनरी कॉटन और सिविल सेवक विलियम बेडनबर्न। जो मुख्य सचिव थे हेनरी कॉटन और सिविल सेवक थे विलियम बेडनबर्न।
विलियम बेडरबर्न शामिल हुए थे। और जब 1886 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, तो इसमें लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी। लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दी थी। और 1887 में जब अधिवेशन हुआ तो मद्रास में 1887 में जब मद्रास में अधिवेशन हुआ तो यहाँ पर मद्रास के गवर्नर ने कांग्रेस के सदस्यों का स्वागत किया था। और 1887 के बाद जब कांग्रेस में जनादेश बढ़ने लगा, जब प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था तो इसमें 72 सदस्य शामिल हुए थे। और जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो इसमें 404 सदस्यों ने भाग लिया था। और जब 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ तो इसमें 600 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। जब कांग्रेस में जनादेश बढ़ने लगा तो सरकार की प्रतिक्रिया बदल गई। वहीं लॉर्ड डफरिन ने जब 1886 में कलकत्ता में गार्डन पार्टी दी थी, वही 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस अत्यंत अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस अत्यंत अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और 1890 में सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस के अधिवेशन में जाने से सरकार रोकने लगी। यानी 1890 के बाद से सरकार, जो अंग्रेजी सरकार अंग्रेजों को या सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने से रोकने लगी या कांग्रेस में जाने से रोकने लगी या रोक लगा दी। और लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज कहा और देशद्रोही पार्टी कहा कांग्रेस, और कहा कि कांग्रेस अब मरने वाली है और मैं इसके शांतिपूर्वक समाप्ति में मदद करूंगा, लॉर्ड कर्जन ने कहा। और सरकार सर सैयद अहमद खां का समर्थन करने लगी। और उस समय सर सैयद अहमद खां की पार्टी थी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इसके बाद अगर हम नरमपंथी नेताओं को देखें तो जिनमें नरमपंथी नेताओं में पहले कांग्रेस के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले, A.O. ह्यूम, दिन साहिब वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इनके साथ साथ महादेव गोविंद रानडे। यानी अगर हम नरमपंथी नेताओं को देखें तो जिनमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और M.G. रानडे यानी महादेव गोविंद रानडे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इसके साथ साथ रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष हैं, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष नहीं है। और कौन कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी, A.O. ह्यूम, दिन साहिब वाचा, A.O. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, और बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी,
व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये सभी नरमपंथी विचारधारा के नेता थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।